उसको दिक्कत वाली चीजें हैं जो आप लोगों ने ऑब्वियसली FAR 1 में पढ़ी हुई हैं। तो टोटल कॉस्ट को जब हम देखते हैं तो वी कैन डिवाइड देम इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, ठीक है, और वो है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आती है कि जितनी भी प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट होती हैं दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री, ऑफ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, यस। तो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट, और दूसरा हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट। तो सिंपली स्पीकिंग जो हम इसकी बात करते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट, तो बेसिकली पीरियड कॉस्ट हमारे होते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हमारे होते हैं जो हम ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये हमारे हो जाते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है जी। और जो इन्वेंट्री या प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, ये जो अगर हम ऊपर वाली क्लासिफिकेशन को देखें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर आते हैं। प्रोडक्शन के अंदर जब हम देखते हैं तो देयर आर फर्दर 3 कैटेगरीज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल को अगर हम फर्दर देखें, ये सारी चीजें आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ी हुई है, FAR 1 में, याद है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आप लोगों का एक चैप्टर होता है वहां पे, ठीक है जी। और उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर, विद रिस्पेक्ट टू सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। तो काफी 2-3 कैटेगरीज, इनफैक्ट 3-4 कैटेगरीज ऑफ मतलब एक ही चीज को आप 3-4 तरीकों से बेसिकली देखते हैं। तो आप ये भी, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एक मटेरियल है तो मटेरियल can be classified as a production cost, number 1. It can be classified as variable cost, number 2, so on and so forth, right? It can be classified in 2 or 3 more ways, right? तो डायरेक्ट मटेरियल एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, साथ में इट इज वेरिएबल इन नेचर, ठीक है। वेरिएबल होने के साथ साथ इट इज ऑल्सो डायरेक्ट इन नेचर। डायरेक्ट यानी कि वही वाला हमारा जो ऊपर जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी है कि इट इज सिग्निफिकेंट, राइट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, मुख्तलिफ उसके नाम है, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो वेरिएबल इन नेचर, ये भी बात आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि जनरली दे वेरी विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल्स, ठीक है। प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी तो आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। प्रोडक्शन आपकी कम होगी तो उसी हिसाब से आपका डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी कम होगा। तो ये दोनों जो कैटेगरीज हैं दे आर वेरिएबल प्लस दे आर डायरेक्ट इन नेचर। फैक्ट्री ओवरहेड्स पर आते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दे आर इनडायरेक्ट इन नेचर, ठीक है। ठीक है जनाब, इनकी कॉस्ट माइट नॉट बी सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। और इसके अंदर फिर हम देखते हैं तो इसमें दोनों टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमें नजर आती हैं, वेरिएबल भी नजर आती हैं और फिक्स्ड भी नजर आती हैं, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन का एक छोटा सा जो है आप कह सकते हैं कि ये ब्रेकअप है, ठीक है जनाब। फिर उसके अलावा आगे आते हैं, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आर कॉल्ड योर पीरियड कॉस्ट, ठीक है। ये आपके पास पीरियड कॉस्ट है, दे डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। इनका क्लोजिंग इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, ये सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की जिस तरह बाइफर्केशन है, जिस तरह आगे कैटेगराइजेशन है, ये आपने पढ़ा हुआ है IS 1 में, प्रिपरेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, है ना। जब हम इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़े होते हैं तो इंट्रो टू अकाउंटिंग में जब हम SOCI बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें हम किसे क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिख देते हैं सिंपल अदर एक्सपेंसेस, है ना, और उसमें सारी लिस्ट डाउन कर देते हैं। ये हमने पढ़ा था इंट्रो टू अकाउंटिंग में। फिर जब हम आए, थोड़े बड़े हुए और हम FAR 1 में आए तो हमने पढ़ा कि भाई कंपनीज कैसे अकाउंट्स बनाती हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड IS 1 के हिसाब से। तो उसमें हमें पता चला कि जो अदर एक्सपेंसेस हैं बेसिकली उनको भी क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और वो क्लासिफिकेशन होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंशियल एक्सपेंस, और ज्यादा से ज्यादा एक और कैटेगरी बन जाती है अदर एक्सपेंसेस की, जो कि बहुत हमें कम रेयर नजर आता है, राइट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, राइट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, पहली बात तो ये कि इन तीनों कैटेगरीज में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का कोई क्वेश्चन है ही नहीं,
ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो इसमें हम उसमें जाएंगे ही नहीं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। हाँ, फिक्स्ड या वेरिएबल का क्वेश्चन अराइज होता है, बिकॉज फिक्स्ड एंड वेरिएबल इसमें यानी कि एक किस्म का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, दीज कॉन्सेप्ट आर एप्लीकेबल टू बोथ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो आपको ये बात, इस बात का आइडिया है। इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में काफी चीजें वेरिएबल है, काफी चीजें फिक्स्ड भी होती हैं। ठीक है जनाब, एक्टिविटी लेवल्स के साथ वेरी करती हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। तो यहाँ पे फिर नीचे उन्होंने थोड़े से फुट नोट्स दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला फुट नोट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री कॉस्ट एज इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैरिड फॉरवर्ड एंड चार्ज इन पीरियड व्हेन दीज गुड्स आर सोल्ड एज पर IAS 2। जनरल चीज है, ठीक है जी, कि प्रोडक्ट कॉस्ट का बेसिकली ये डेफिनेशन है कि भाई फॉर्म द पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक का ये पार्ट बन जाती हैं चीजें। फिर दूसरा जो इन्होंने फुट नोट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इन्होंने पीरियड कॉस्ट का। All non-production costs are period cost that is charged in the income statement of the period in which these are incurred. That is, it is generally assumed that their benefit is restricted to one accounting period. तो आप लोगों को इस बात का आइडिया भी है कि आप वो चीज एक्सपेंस आउट करते हैं जिसका आपको बेनिफिट अप टू 1 ईयर ही मिलना होता है। यस और नो? ठीक है जी। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो हमें इधर दिया हुआ है। तीसरा फुट नोट हमें दिया हुआ है जी, नंबर 3 इज ओवर हियर। तो क्या है, जनरली वेरिएबल एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट, यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर है, दे आर जनरली वेरिएबल इन नेचर। तो हम नॉर्मली यही देखते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, और वैसे भी प्रैक्टिकली भी, कि ये जनरली वेरिएबल ही होती हैं। ठीक है, हाउएवर प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्सेप्शंस हो सकती हैं इसमें। ठीक है, चलो जी, चौथा फुट नोट आया था आपका इधर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। आपका चौथा फुट नोट है, वी विल यूज वेरिएबल पोर्शन ऑफ दीज फॉर सम पर्पस अदर देन इन्वेंट्री मेजरमेंट। ठीक है जी, ये हम बाद में इसको देख लेंगे कहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद जी पांचवा और छठा फुट नोट जो है, बेटा लेट्स नॉट गेट इनटू इट्स नवीद। हम जनरली सारी बातें करेंगे, जहां पे मुझे एग्जांपल्स देने की जरूरत पड़ेगी हम उधर कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लेबर में जिस तरह फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने जो है अपनी सैलरीज अपने एम्प्लॉय जो वर्कर्स हैं उनकी फिक्स रखी हो, बस सिंपल लगता है। ठीक है, जिस तरह नॉर्मली हम ये देखते हैं कि मजदूर तबका जो है, मजदूर जो होते हैं, ये डायरेक्ट लेबर बेसिकली होता क्या है, डायरेक्ट लेबर की अंडरस्टैंडिंग है ना। आई एम अज्यूमिंग कि ये सब चीजें सबको पता है और मुझे इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे हम इसको। तो जिस तरह डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर में कौन लोग आते हैं, हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यस, एंड यू ऑल नो कि जी नॉर्मली जो असेंबली लाइन पे मौजूद होते हैं या प्रोडक्शन लाइन पे मौजूद होते हैं, उनके आवरली रेट्स होते हैं, है ना। वो आवरली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा उनको पैसा पे करना पड़ेगा, यानी कि जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा ही हमारा खर्चा होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमने, हमारी पॉलिसी हो कि हमने उनकी जो वो पेज है वो फिक्स कर दी है, तो फिर फिक्स कॉस्ट है इंस्टेड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, डिपेंड, इसमें तो खास कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जाम्पल तो है नहीं। ठीक है, चले जी आगे। इसमें भी उन्होंने फिफ्थ और सिक्स में भी यही बोला हुआ है कि जो हमारे पास जो वो है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, इट इज जनरली डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड है जनरली इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी स्टेप अप कॉस्ट की उन्होंने एक वो दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी आप लोगों ने FAR 1 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन स्टेप अप कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली वेरिएबल और फिक्स तो होते ही हैं कैटेगरी, एक उनके बीच की भी एक चीज आ जाती है स्टेप अप cost, right? An exception of the above mentioned classification of pure fixed cost is step cost. तो स्टेप कॉस्ट बेसिकली फिक्स कॉस्ट की जो है वो आपकी आगे फर्दर एक समझने के वेरिएशन है। दैट इज एग्जैक्टली अ कॉस्ट व्हिच इज कांस्टेंट टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड राइजेस टू अ न्यू कांस्टेंट लेवल वंस दैट एक्टिविटी लेवल इज अचीव्ड। तो आई होप यू गाइस रिमेंबर कि जो आप लोगों के स्टेप फिक्स कॉस्ट होते थे, उसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कुछ यूं बनता है, राइट? वैसे बनता है। ठीक है जनाब, तो आपके पास ये जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, खासतौर पे नॉन प्रोडक्शन जो आपके पास ओवरहेड्स आते हैं, उसके अंदर स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या एग्जांपल क्या हो सकती है स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट की, जल्दी से बताएं, मुझे भी बस जल्दी से गो थ्रू ही करना है। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट की कोई एग्जांपल?
हो सकता है रेंट आपका स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट हो। क्यों भाई, कैसे? एग्जैक्टली सैलरी भी हो सकती है। एग्जैक्टली रेंट जिस तरह हो सकता है, रेंट इस तरह से हो सकता है कि भाई आपको पता है कि फैक्ट्री का एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 लाख यूनिट्स तक तो हमें एक ही फैक्ट्री हायर करनी पड़ेगी रेंट पे। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस जो है टिल 1 लाख यूनिट्स जो है हमारा, लेट्स से कि 1 मिलियन रहेगा। और अगर हमें 1 लाख से ऊपर जाना है तो वील हैव टू टेक अनदर फैक्ट्री ऑन रेंट। वो हमारा ऑब्वियसली बात है, जो रेंट हमारा फिक्स कॉस्ट है दैट विल इंक्रीज। बिल्कुल सैलरी वाली चीज भी हो सकती है। ठीक है, कि उन्होंने एग्जैक्टली एम्प्लॉइंग अनदर सुपरवाइजर ओवर इंक्रीज लेबर आवर्स, राइट। अगर आपको पता है कि भाई अगर आपको 8 घंटे काम करना है तो आपको एक सुपरवाइजर की जरूरत है। और जैसी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा और हमें 8 से फॉर एग्जाम्पल अब हमारी शिफ्ट जब वो 12 घंटे की होगी है, तो अब आपको 2 सुपरवाइजर हायर करने पड़ेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो ये आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट की कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स होगी। तो अगेन नथिंग वेरी टेक्निकल इन दिस, राइट। तो मैंने कल आपको ये कहा था कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है उसको गो थ्रू करना है। अगेन दिस इज समथिंग जो आप लोग पढ़ चुके हैं। मुझे अभी भी याद है कि हम सेक्शन बी अभी भी हमारा रहता है। तो मैं बस ये जो नॉन टेक्निकल आइटम्स हैं जिनमें कोई टाइम नहीं लगाना, उन पर लगा के फिर इंशाल्लाह वील कम टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जब हम देखते हैं तो उसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है आपका रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड का। ठीक है, पहली बात मुझे जरा ये देखकर बताइए कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना है ये कौन से इन्वेंट्री मेथड से बना है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से, सॉरी, परपेचुअल या पीरियोडिक? इस बात का आइडिया है आप लोगों को? आई होप आइडिया होगा। हाँ जी, पीरियोडिक से बना है। एग्जैक्टली परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम्स के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है उसका फर्क पड़ेगा इस वाले एरिया में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आ रही हो जिसमें इस तरह की कोई वर्किंग हो रही हो स्टेटमेंट के अंदर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बिकॉज यू नो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और इस तरह के जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं दे आर पार्ट ऑफ योर अदर देन बैलेंस शीट, दे आर पार्ट ऑफ योर डबल एंट्री बुक कीपिंग, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आ गया और ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड ऑल, ये सारी चीजें आपकी जो है वो एटलीस्ट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट पे ऐसी कोई वर्किंग नजर आ रही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सीधा सीधा इंडिकेटर है कि द एंटिटी इज यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा, परपेचुअल अगर यूज हो रहा होता तो फिर क्या होना था? क्या डिफरेंस होना था यहाँ पे अगर परपेचुअल यूज हो रहा होता? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा होता है या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड? कॉस्ट ऑफ नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखिए, पहली बात तो ये कि हम, आई होप आप लोगों को ये बात क्लिक कर रही है कि हम अभी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इस बात को तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी ज्यादातर के केसेस में। सर्विसेज वाली हम एंटिटी को भी ऑब्वियसली देखेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख रहे हैं। ठीक है, पीरियोडिक अगर आपके पास होता है इन्वेंट्री सिस्टम तो उसका तो आपको सामने नजर आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ किस तरीके से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने निकाला। अगर परपेचुअल होता है तो ये जरा सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। परपेचुअल जब होता है तो ये जो आपके पास फिगर आती है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो आपका COGS बनता है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर होती है, पहली बात तो ये कि वो वर्किंग आउट इस तरह से नहीं होगी, वो एक सिंगल फिगर होगी, है ना। जिस तरह यहाँ पे तो हम देख रहे हैं, इधर हम क्या देख रहे हैं कि भाई इधर एक अच्छा खासी वर्किंग है, 5-6 लाइनें भरी हुई हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास फिगर आ रही है रॉ मटेरियल कंज्यूम की। तो अगर ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता तो पहली बात तो ये कि सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ये 2,10,000 तो नहीं होता, डिफरेंट फिगर आनी थी। फॉर एग्जांपल उससे वर्कआउट करते तो 2,50,000 आ रही है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि ये आया कैसे। ये वर्किंग आप नॉर्मली पिक तो करते हैं स्टॉक लेजर कार्ड से। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन में आ जाए
जो कि अभी देखेंगे हम, आना नहीं चाहिए क्योंकि बेसिक आपका जो है वो सारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर आप वैसे तो पे करते हैं किससे, स्टॉक लेजर कार्ड से, लेकिन आपको ये बात आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, और ये हम रिवाइज भी अभी करेंगे कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हर चीज जो है वो क्या होती है, आपकी इन्वेंट्री अकाउंट से लिंक्ड होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके फिगर नहीं निकालनी, बल्कि उसका एक डिफरेंट तरीका है, और वो तरीका क्या है कि हम नॉर्मली इसको स्टॉक लेजर कार्ड प्रिपेयर करके निकाल देख लेते हैं कि भाई कितने इश्यूज टू प्रोडक्शन हुए, ठीक है। तो पहली बात तो आई होप ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और फिर हम उनको आगे इश्यू कर रहे हैं टू द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में कितना कंज्यूम हुई फिगर, बेसिकली ये वो अमाउंट है कि आपने प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट लेबर का जो एलिमेंट है वो आ जाता है, वेजेस पेड। तो आपको कल मैंने ये रीड करके बताया था कि ऑल जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो क्या कहलाती है, वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है, डायरेक्ट कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट, ठीक है। ज्यादा इसका सबसे कॉमन जो टर्म है वो है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर आपके पास आ गया 3,20,000। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में सारी चीजें आ जाती हैं, ऑल अदर आइटम्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, राइट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रॉयल्टी, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर उसमें क्या एलिमेंट आता है, बेसिकली हम अभी ये स्टेटमेंट देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री सेल की। तो पहले हम ये तो कैलकुलेट कर लें कि हमने कितना फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस किया। ये तो वो कॉस्ट है जो कि टोटल आपने प्रोडक्शन में लगाई है, ठीक है। अब उसमें से हो सकता है कुछ अभी भी इनकम्प्लीट हो, ये वो एक किस्म का ये सारी चीजें जो कि आपने प्रोडक्शन में भी डाली थी। अब उसमें से आउटपुट एक्चुअली कितना हुआ है उसके लिए हमें क्या करना है, वर्क इन प्रोसेस का क्या काम करना है ना। तो कितना आपने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन में लगाया प्लस कितना पहले से लगा हुआ था, ये क्या आ गया, ऐड किया है आपने ओपनिंग स्टॉक। तो आपके पास टोटल क्या आंसर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि टोटल ड्यूरिंग द ईयर आप इतनी वर्थ का फिनिश गुड प्रोड्यूस कर सकते थे। ये वो माल है जो कि आपने पिछले साल लगाया था और अब पिछले साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इस साल कंप्लीट होने के उस पर यानी कि कैपेसिटी है उसमें, राइट। और ये वो सामान है जो कि आपने इस साल डाला है स्पेशली, राइट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया। और फिर आपने कहा कि नहीं जी 4,35,000 में से 30,000 का वर्थ ऑफ स्टॉक अभी भी इनकम्प्लीट है ईयर एंड पे। तो एक्चुअली आपने फिनिश्ड गुड्स में कितना कन्वर्ट किया, 4,05,000। इज दैट क्लियर, ये बात आपको समझ आ गई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये हो गया। अगेन मैं स्पीड में इसलिए जा रही हूँ कि आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज रेज द फ्लैग, हम ये चीजें क्लियर आउट करने के करके ही आगे जा सकते हैं, वरना फिर आप लोगों को मुश्किल होगी, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। फिर उसके अंदर अब अगेन हमारा अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ, हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। ये तो आ गया कि कितना फिनिश्ड गुड्स आपने, जी बिल्कुल, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बेटा ये सारा मैंने अपलोड किया हुआ है, चैप्टर ओ जो है ये एलएमएस पे अपलोडेड है। तो आप हर चीज का स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हैं, आप लोग अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट्स के ऊपर थोड़ी रिलायंस कम रखें, अपने पास नोट करते रहें। इसको मैं स्पीड में इसलिए जा रही हूँ कि देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। अगर आपको कुछ लग रहा है तो प्लीज क्वेश्चन रेज करें, अभी नहीं तो क्लास के एंड पे मैं आप लोगों को एंटरटेन करूंगी, ठीक है। चले जी, तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस ऐड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस लेस करने के बाद हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नोट्स में ओपनिंग स्टॉक के बाद नहीं जी गलत लिखा है, ठीक है अवैस ये गलत है। आप खुद देखो ना, गुड्स मैन्युफैक्चर टोटल कितने हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये माइनस करने के बाद ही आएगा ना, ये आप निकाल देंगे तो फिर आपके पास आएगा कि अच्छा ये तो वो गुड्स हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चर कंप्लीट हुए नहीं, ये तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो मैं अगर आपको ये बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं कि जी मैंने 2 लाख का टोटल माल जो है वो अंदर डाला है फैक्ट्री में, मशीन के अंदर,
ठीक है। टोटल 2 लाख रुपीज का मैंने मटेरियल भी डाला है, लेबर भी डाला है, ओवरहेड्स भी लगाए हैं। ठीक है। और फिर मैं आपको ये कहूँ, लेकिन मसला ये कि उसमें से जो है ना 10,000 का वर्थ जो ऑफ इन्वेंट्री है ना, वो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो आप मुझे बताएं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि जरा मुझे वर्किंग करके बताएं कि मैंने टोटल इनपुट किया है 2 लाख और उसमें से अभी भी इनकम्प्लीट है 10,000, तो कंप्लीट फिर कितने हुए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं? जो इन्वेंट्री आपकी मैन्युफैक्चर हुई है वो टोटल कितनी है? वो तो फिर 1,90,000 है ना। 2 लाख में से 10,000 तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज व्हाट, जो कि 100% कंप्लीट हुए, 100% वो कंप्लीट होके फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में जा चुके हैं। ठीक है। तो इट्स ऑब्वियसली आफ्टर डिडक्टिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है। तो ये तो वो अमाउंट हो गया, ये तो वो फिनिश गुड हो गया जो कि इस साल इस पीरियड में, जिस पीरियड का आप सीओजीएम बना रहे हैं, सीओजीएस बना रहे हैं, उस पीरियड में ये फिनिश्ड गुड्स फैक्ट्री से ट्रांसफर हुए फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में। ठीक है। अब बात वहीं पर आ जाती है। तो अब हम आ जाएंगे ओपनिंग स्टॉक। अभी तक सो फार आपने फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक को तो देखा ही नहीं है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसा यहाँ पे वो बता रहा है कि ओपनिंग स्टॉक था फिनिश्ड गुड्स का 45,000। ठीक है। 45,000 ओपनिंग स्टॉक था, पहले से मौजूद था, पहले से मैन्युफैक्चर था। फिर आपने, जी बिल्कुल, जो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 30,000, इस पे अब तक कितनी लग चुकी है कॉस्ट, ये वो है। फिर जब अगले साल ये कंप्लीट होगा, यानी कि इसके ऊपर फर्दर आप कॉस्ट इनकर करेंगे, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स वगैरह, तो वो और फिगर ये बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। तो ये अब तक कितनी कंप्लीशन हुई है उसके ऊपर ये उसकी अमाउंट है कि जो इनकम्प्लीट हालत में है, 30% कंप्लीट है, 20% कंप्लीट है, तो इन पे टू डेट जो है वो 30,000 की अमाउंट इनका हुई भी है। तो जब ये अगले साल, ऑब्वियसली बात है, अभी ये इस साल कंप्लीट नहीं हुए तो अगले साल कंप्लीट होंगे, तो अगले साल ये कंप्लीट होंगे थोड़े से और काम के बाद। 4-10 कहाँ पर है? बिल्कुल, 4-10 में 30,000 की अमाउंट शामिल है, इसीलिए तो हम निकाल रहे हैं। ठीक है। 4-10 में वो अमाउंट भी शामिल है जो कि हमने इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स पे लगाई हुई है। तो इसीलिए तो हम माइनस कर रहे हैं कि मुझे ये पता लग जाए कि जो फिर 4-10 में से कंप्लीट प्रोडक्ट्स है उन पे टोटल हमने कॉस्ट कितनी लगाई है, दैट इज 4,05,000। ठीक है। चलें, तो अब वही वाली बात आ जाती है। इन्वेंट्री में पहले से फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में, फिनिश गुड्स के वेयर हाउस में पहले से 45,000 रुपीज के इन्वेंट्री मौजूद थी। ठीक है। आपने फर्दर कितनी फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किए ड्यूरिंग द पीरियड, वो किए 4,05,000, यानी कि टोटल अवेलेबल फॉर सेल कहते हैं उसको। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस साल आप कितना सेल कर सकते थे मैक्सिमम, तो वो कितना आप सेल कर सकते थे? 4,50,000 वर्थ ऑफ, सॉरी 4,55,000 वर्थ ऑफ फिनिश गुड्स है ना, ये अवेलेबल फॉर सेल था। तो फिर अगर मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दूं कि नहीं जनाब, मेरे पास क्लोजिंग में अभी भी 50,000 मौजूद है, तो इसका मतलब आपने सेल कितना किया? 455 आपके पास टोटल अवेलेबल था, 50,000 आपके पास अभी भी अनसोल्ड पड़ा है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, हाँ 450 है ना, हाँ 450 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सेल कितने किए हैं, ये आपके पास आ गया COGS। इज दैट क्लियर? तो 45,000 पहले से मौजूद था, 4,05,000 फर्दर मैन्युफैक्चर किया ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अवेलेबल फॉर सेल हो गया 4,50,000। 4,50,000 में से अभी भी 50,000 आपने चेक किए तो अनसोल्ड पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है सेल कितने हुए? सिर्फ 4 लाख सेल हुए। एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये सारे फुट नोट्स हैं। सिर्फ एक चीज इसमें मैं बताऊंगी, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। वी विल बी कमिंग बैक टू दिस अगेन। ठीक है। डायरेक्ट लेबर, तीन चीजें होती है ना, चलेगी। तो आपके पास तीन चीजें होती है ना प्रोडक्शन कॉस्ट में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। ओवरहेड जहां पे मैं लिखूं दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स को हम कलेक्टिवली कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है। दीज टू आइटम्स
are used to convert direct material into finished goods, raw material into finished goods, hence the term conversion cost. ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर है। बाकी फुटनोट्स आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, ठीक है। दिस इज अगेन पेज नंबर 380, ये आपने पढ़नी है चीजें, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। अब इसी तरह से जब हम इनकम स्टेटमेंट यानी कि एसओसीआई को देखते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो है, सेल्स आ गया, फिर रिटर्न, यू नो दिस, ये नेट सेल्स आ जाती है। इधर से फिर आप माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगेन ये प्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू IAS 1। थोड़ा सा इसको जरा रिविजिट कर लेते हैं। जब आप छोटे थे बचपन में, जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी, इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर, तो हम उसमें जब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते थे तो कैसे बनाते थे, सेल्स माइनस रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल्स। फिर नेट सेल्स के बाद हम छोटी सी हेडिंग डालते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और उसमें पूरी वर्किंग कर रहे होते थे एज पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, है ना। स्टेटमेंट पे ही हम शो करते थे। मेरी बात सुन लीजिए मोहसिन, मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, मैं अभी ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जब हम इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग एसओसीआई बनाते थे कुछ यूं, कैसे बनाते थे, सेल्स, ठीक है, ये अज्यूम कर लेते हैं कि नेट सेल्स है, उसमें हम लेस करते थे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पूरी वर्किंग यहाँ पे फेस पे ही हम दिखा रहे होते थे, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा था ये, यस, ठीक है। फिर उसके बाद वटेवर, ठीक है, इसके बाद ये चीज जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें से लेस होता हुआ हमें नजर आता था, और ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते थे। फिर हम थोड़े बड़े हुए और हम आ गए किसके अंदर, हम आ गए FAR 1 में। FAR 1 में हमने पढ़ा कि भाई जो कंपनी अकाउंट्स हैं जो IAS 1 के हिसाब से प्रिपेयर होती हैं, ठीक है, जो एंटिटीज IAS 1 को फॉलो करती हैं, भले वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करे, भले वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करें, हमने ये पढ़ा कि एसओसीआई थोड़ा समराइज्ड होता है एक्चुअली, ठीक है। सेल्स आती है, आइडियली फेस पे नेट सेल्स ही आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी जो इन्होंने ये दिखाया हुआ है ना, सेल्स लेस रिटर्न, ये भी नॉर्मली नहीं दिखाया जाता, ठीक है। यहाँ पे 5 लाख की अमाउंट ही आनी चाहिए आइडियली, लेकिन हम इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहे। यहाँ पे जो लेस होगी ना अमाउंट, वो फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट ही होगी, वेदर बाय वे ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक। जो आपके नोट्स टू दी अकाउंट्स होते हैं उसमें इसकी वर्किंग दिखाई जाएगी, ठीक है। अगर तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो आप उसको हो सकता है जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की आपने वर्किंग कुछ उसमें दिखाई हो या व्हाटसोएवर, राइट। तो वो उससे आपका रेफर हो जाएगा। तो वेदर यूर फॉलोइंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, आपकी एक ही लाइन में ये फिगर आनी चाहिए और आपके पास अल्टीमेटली आ जाता है जीपी, राइट। तो ये बेसिकली वो चीज है। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या रेफरेंस दिया हुआ है, वर्किंग 1 का रेफरेंस दिया हुआ है ना। तो ये आपने अपेरेंटली पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ही फॉलो किया। 4 लाख की अमाउंट कहाँ से आई है, 4 लाख की अमाउंट यहाँ से आई है, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपने नोट्स में पूरी वर्किंग की होगी और नोट से आपने रेफरेंस दे दिया कि जो 4 लाख की अमाउंट है वो यहाँ पे अल्टीमेटली माइनस हो रही है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अदर इनकम ऐड हो गई, अदर एक्सपेंसेस जो है वो कैटेगरी वाइज लेस हो गए, आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर अगर आप एक कंपनी है तो आपके ऊपर टैक्स भी लागू होगा, तो टैक्स एट 30% आपने कर लिया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है FAR 1 में, कहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर, है ना। टैक्स का एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, तो टैक्स का आपने उसमें सारी, तो अब किस तरह प्रेजेंट किस तरह से होगा, ओहो थैंक यू सो मच, ठीक है। ये हमने इसको इस तरह से देख लिया है। आगे चलते हैं, चलें आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बारी आ जाती है, अब हम आ जाते हैं जल्दी से बी के ऊपर, इसको जरा हम देख लेते हैं। या आगे हमारे पास क्या है, कॉस्ट बिहेवियर भी देख लेते हैं, बड़ा आसान है, ठीक है। कॉस्ट बिहेवियर में कोई इश्यूज नहीं, क्योंकि अभी हम ऑब्वियसली कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं, तो इट इज थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चलो इसको यहीं पे हम कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट बिहेवियर से क्या मुराद है, ये चीज भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। इसमें से एक चीज नहीं है जो कि शायद आप लोगों को ना पता हो, FAR 1 में आप लोगों ने इस चीज को ना पढ़ा हो, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। कितने लोगों ने ये टर्म पढ़ा हुआ है पहले, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आइडिया है किस किस को, नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल, क्योंकि FAR 1 में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, कुछ भी नहीं है कंट्रीब्यूशन,
इनफैक्ट मैं भी जब FAR1 पढ़ाती हूँ तो मैं नहीं इस चीज को कवर करती, क्योंकि इसका FAR1 में ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन काफी टीचर्स जो है वो एक दफा इसको गो थ्रू करवा देते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेल्स माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिकली। ठीक है, ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। अब ये क्यों कैलकुलेट करते हैं? ये कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका काम है। ठीक है, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो अगर आप देखें तो ये है ना हमारी रिपोर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ये है रिपोर्ट, या ज्यादा से ज्यादा ये ब्रेकअप है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन का टर्म यूज होता हुआ नहीं नजर आएगा। ठीक है, और ना ही आपने वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर? तो हम जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स लेस COGS, है ना, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स, राइट, जितनी भी आपकी कॉस्ट आती है। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये आपका सिंपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन है। ठीक है, जब हम, और इसके बाद हम एक सेकेंड अदर एक्सपेंसेस भी लेस करते हैं, तो नेट प्रॉफिट तक बेसिकली हमें जाना है। ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट तक जाना है, ये लें। तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम वर्किंग करते हुए कुछ चीजों को डिफरेंट रखते हैं। ठीक है, सेल्स आपका आएगा ऑल वेरिएबल कॉस्ट। सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद मेंशन किया था कि यहाँ पे सारी हम प्रोडक्शन कॉस्ट लेते नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ऑल वेरिएबल कॉस्ट लेना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या माइनस करेंगे? सारी वेरिएबल कॉस्ट पहले। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिर हम लेस करेंगे ऑल फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ये जब इंशाल्लाह हम मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे तो फिर आपकी चीज और क्लियर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ ये मैं आपको एक नई चीज बता रही हूँ कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ डिफरेंट तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो कॉस्ट बिहेवियर आपके सामने चार्ट बना हुआ है, देयर इज नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। आपको ये बात पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है हमें सिर्फ। ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर, तो अगेन वही कि कॉस्ट किस तरह से बिहेव करती है। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, ठीक है, उनका नेचर क्या होता है? उनका नेचर ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम पर यूनिट। जब हम पर यूनिट की बात करते हैं तो वो इट रिमेन्स द सेम फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इट वेरीज। ठीक है, विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। बात समझ आई? इसको हम आगे देखते भी हैं चार्ट को इंशाल्लाह चार्ट के अंदर एग्जांपल इन अदर वर्ड है इसमें। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जैक्टली अच्छा अवैस, अभी हम इसको थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे ना। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन टोटल ओनली, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन प्रोपोर्शन विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। वी विल बी मोर स्पेसिफिक अबाउट इट। वी विल से कि वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को जब हम देखते हैं तो फिक्स कॉस्ट आपको ये पता है कि टोटलिटी में अगर पहले 3 लाख रुपए का रेंट आता था तो अब भी 3 लाख रुपए का रेंट आएगा, भले आप प्रोडक्शन ज्यादा करें कम करें, फैक्ट्री का रेंट तो आपने पे करना है। तो टोटल जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है ना, इट stays the same regardless of the level of activity, लेकिन आपका जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट होगा इट चेंजेस या इट वेरीज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। तो अब हम इसको जरा देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक्टिविटी लेवल्स आ गए। ठीक है, 1000, 2000 यूनिट्स, 2500, 4000, 5000। अब ये एग्जांपल उन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, प्रोडक्ट इन्होंने बनाया हुआ है अल्फा है, सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 10,000। तो अगर आपने नोट किया हो, हमेशा ज्यादातर केसेस में आपको क्या नजर आता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटलिटी में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि ये उनके फिक्स्ड एलिमेंट्स है ना। इट स्टेज, वेरिएबल कॉस्ट स्टेज फिक्स्ड पर यूनिट के टर्म्स में एंड फिक्स कॉस्ट स्टेज फिक्स टोटल के टर्म्स में। ठीक है,
तो सेल्स तो आपके पास अगर आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, अज्यूम करें कि भाई हम सेल भी कर रहे हैं, ठीक है, जितने प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने सेल भी करें, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इन्वॉल्व। तो 1000 यूनिट्स जो आपने सेल किया और उसकी जो टोटल जो कॉस्ट आ रही है, टोटल जो सेल्स रेवेन्यू है वो 10,000 है। 2000 यूनिट सेल किए तो 20,000 है, 2500 यूनिट सेल किए तो 25,000, और 4000 40 और 5000 पे 50,000 सेल्स आपके पास आ गई, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट है 6। तो अगर आपने 1000 यूनिट्स किया, अगर आपका ऑपरेटिंग लेवल है, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जाएगा 6000। 6 पर यूनिट के हिसाब से 2000 यूनिट अगर आपने प्रोड्यूसर सेल किए तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 12,000। 6 के हिसाब से 2500। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि इट्स वेरिएबल कॉस्ट स्टेज द सेम पर यूनिट बट इट चेंजेस इन टोटलिटी, राइट। इसी तरह से सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को भी अगर आप देखें, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टेज द सेम, ठीक है, और टोटालिटी में फर्क पड़ा। उसकी वजह क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो दो चीजों से बना है ना, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, वो पर यूनिट सेम है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है वो भी इट विल स्टे द सेम रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? और वो टोटलिटी में चेंज होगा। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट जो दो चीजें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इस्तेमाल हो रही है, वो भी उनका नेचर क्या है कि वो पर यूनिट सेम है, टोटलिटी में डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो पर यूनिट में सेम होगा, टोटलिटी में डिफरेंट होगा। आगे आते हैं, अब फिक्स कॉस्ट के ऊपर आते हैं। फिक्स कॉस्ट उसने आपको बता दी कि 10,000 रुपए है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर योर लेवल इज, ऑपरेटिंग लेवल इज, ठीक है। तो 10,000 आपके पास फिक्स कॉस्ट है। 1000 यूनिट्स अगर आपका लेवल है प्रोडक्शन का, तो आपके पास जो पर यूनिट कैलकुलेट होता है वो कितना होता है, 10,000 ओवर 1000, यानी कि 10 रुपी पर यूनिट आप कहेंगे कि मेरी फिक्स कॉस्ट इनकर हुई, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपका ऑपरेटिंग लेवल बढ़ गया, अब आप 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वही 10,000 फिक्स कॉस्ट इनकर करके, है ना। तो ये बेहतर चीज नहीं हो गई, है ना, ये तो अच्छी बात हो गई कि आपकी फिक्स कॉस्ट वही 10,000 है, लेकिन अब आप ऑपरेटिंग, आपका लेवल कितना है, 2000 यूनिट्स। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो बेसिकली डिक्रीज हुआ है पर यूनिट, ठीक है। इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यही आपका मैटर करता है कि जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, जब आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ती है, तो आपका पर यूनिट जो है वो कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है। तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो रहा है। ऑब्वियसली बात है जो है वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इस तरह से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है तो फिर हो सकता है आपकी पर यूनिट बढ़ना शुरू हो जाए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन एक्टिविटी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर और बेहतर होगी सिचुएशन, वही 10,000 फिक्स कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं, 2500 आपका एक्टिविटी लेवल है, तो देखें आपका पर यूनिट फिक्स कॉस्ट और कम हो गया, और बेहतरी आ गई चीजों के अंदर, ठीक है। और आगे 4000 5000 पे और बेहतर होता जाता है, ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर उसके बाद भी उन्होंने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। जी बिल्कुल, बहुत चीजें फिक्स कॉस्ट में आ जाती हैं, ठीक है, सिर्फ डिप्रिसिएशन के अलावा। रेंट हो गया, जो आपके सैलरीज हो गई एडमिन स्टाफ की, वो सारी नॉर्मली फिक्स्ड होती हैं अनलेस कि कोई ओवर टाइम वगैरह हो, ठीक है। तो जनरली ये चीजें, इंश्योरेंस हो गया, ये फिक्स्ड होता है आपका। तो ये सारी चीजें आपकी फिक्स्ड एलिमेंट्स में ही आती हैं, ठीक है जनाब। तो ये आपको आई होप अब टेबल समझ में आ गया होगा। फिर वेरिएबल है डेफिनेटली, अगर डिप्रिसिएशन का डिपेंड करता है कि मेथड कौन सा है, मशीन आवर या लेबर आवर के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरी गुड। चलें जी, अब हम जरा अपने आखिरी एक एलिमेंट पर आ जाते हैं जो हमने ये पढ़ा था। इससे पहले जरा थोड़ा सा हम सुन लीजिए कि ये बेसिकली है क्या चीज, ठीक है। जब हम इस पूरे सेक्शन को देख रहे हैं, ये कॉस्ट सेंटर क्या है, रेवेन्यू सेंटर क्या है, प्रॉफिट सेंटर क्या है, इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या है, पहले इसको जरा हम रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको जरा इसको कंप्लीटली समझाऊंगी, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? अ कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन, person or item of equipment or group of these for which costs are ascertained and used for the purpose of control। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, रीड कर लेते हैं पहले, फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे। ये कंप्लीट करके मैंने क्लास एंड करनी है आज, ठीक है।
रेवेन्यू सेंटर क्या होता है? क्लास देखिए हम लोग की, क्योंकि तकरीबन 7:30 बजे शुरू हुई थी, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 8:20 8:25 तक चलेगी। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कंप्लीट करके मैंने चैप्टर को कंप्लीट करना है आज, ताकि हम कल जो है वो मटेरियल्स अपना स्टार्ट करें। उससे पहले हमें थोड़ा सा कैश फ्लो इंट्रोडक्शन देखना है, थोड़ा सा आइडिया हमें हो जाए चीजों का, फिर हम इंशाल्लाह मटेरियल्स पर आएंगे। मटेरियल्स में हम ईओक्यू वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलें जी। रेवेन्यू सेंटर क्या होता है? A revenue center is a part of the organization that earns sales revenue. Its manager is responsible for the revenues earned but not for the cost of operation. अच्छा जी, ये एक अजीब बात। आगे आगे चलते हैं। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? It is a segment of activity or area of responsibility to which both costs and revenues are analyzed. अच्छा चलें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेंटर भी एक चीज होती है। An investment center is a profit center which the center manager has significant degree of control over his division's investment. अब हम जरा आ जाते हैं, ये बेसिकली जो तीन चार चीजें हमने पढ़ी हैं वो किस चीज से रिलेट करती हैं? These are related to, let me change the color of the pen. FR1 में पढ़ा है, चलें ठीक है जी, रिवाइज हो जाएगा। सबने नहीं पढ़ा होगा। ये चीजें ताल्लुक रखती हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट से। ठीक है, इनका ताल्लुक है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, जब रिलेटेड टू। अब जब आप एक बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे होते हैं, खासतौर पे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की या किसी सर्विसेज प्रोवाइडर या किसी भी चीज की, तो देर आर डिफरेंट वेज टू मेजर परफॉर्मेंस। ठीक है। ओ अच्छा, आपकी कौन सी अगली क्लास बच्चे है उमेर? FR2 का टाइम अब से 8:07। कितने लोगों का FR2 है? अच्छा, आई डिडंट नो दैट। आई थॉट कि इसके बाद आप सबकी सिर्फ ऑडिट होती है। कितने स्टूडेंट्स का ऐसे है? बेटा 11:45 कह रहे हैं, अभी 11:45 तो नहीं हुए। जी उमेर, बेटा अभी टाइम है। ठीक है, 11:45 पर स्टार्ट होगी ना, तो अभी तो टाइम है, बैठे रहे अभी। तो देर आर डिफरेंट वेज टू कंटिन्यू टू। बेटा अभी तो क्लासेस शुरू हुई है नवीन। मैं 15-20 मिनट पहले ऑफ कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, 15-20 मिनट पहले कर दूंगी। अब ये जिस माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर रहा है। आई होप ये कंटिन्यू हो टिल द एंड ऑफ द सेशन। एंड पे आते आते जो है ना सारी मोटिवेशन वैसे खत्म हो जाती है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। ठीक है। अच्छा, कल जो है, इनफैक्ट आज मुझे ये बात डिस्कस करनी थी, लेकिन कल आप लोगों ने मुझे जरा रिमाइंड कराना है। असल में पहली क्लास में जो मैं कुछ बातें डिस्कस करती हूँ ना ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से, वो करनी रह गई हैं। और मुझे कल रात को ख्याल आ रहा था कि ये बातें तो मैंने की नहीं आप लोगों से। सीधा हम ऑब्वियसली सेकंड डे, क्योंकि मुझे भी टेंशन थी, ठीक है, कि जो है वो हम चीजों को स्टार्ट कर दें, डिले ना आए, तो इसलिए मैंने थोड़ी जो है वो गपशप कम मारी थी आप लोगों से। तो वैसे नॉर्मली जो पहला लेक्चर होता है उसमें हम चीजों को थोड़ा सा स्मूदन आउट करते हैं। ठीक है, तो कल मुझे आप लोगों ने याद कराना है कि क्लास शुरू करने से पहले जो है वो मैंने कुछ बातें आप लोगों से जनरली डिस्कस करनी है। ठीक है, चले जी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जी आपका एक क्वेश्चन भी है, बिल्कुल आप लिख लिख दीजिएगा एट दी। मैं आप सबसे पूछूंगी कि जी क्या सवाल है, तो आप पूछ लीजिएगा उसमें। ठीक है, चलें जी। तो देर आर डिफरेंट वेज टू मेजर परफॉर्मेंस। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है किसी भी बिजनेस एंटिटी का, कि भाई आपका बिजनेस ऑपरेट कैसा कर रहा है। अब आपको पता है कि बिजनेस में मुख्तलिफ एक चीज तो होती है, देर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स, देर आर डिफरेंट एरियाज। इतनी हजारों की तादाद में जो है वो एक्टिविटीज हो रही होती हैं। हर एक बंदे का काम एक अलग ही होता है, कोई किस कौन काम में इन्वॉल्व हो। तो अभी आप किस तरीके से जज करें कि जी हमारा कौन सा एरिया, कौन सी एक्टिविटी में मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा डिपार्टमेंट हमारा अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट हमारा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज को देखते हुए हम लोग जो है वो चीजों को देखेंगे। अब इसमें काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है? अब इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो कि काफी कॉमन एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये कहूँ कि जी एक मेरी मोबाइल की दुकान है, लेट्स से, ठीक है, वो दुकान है इनफैक्ट, ठीक है, मेरा मोबाइल का पूरा फ्रेंचाइज है। और
आपको पता है कि जी मोबाइल्स आर समथिंग जो कि बहुत ज्यादा आसानी से चोरी भी हो जाते हैं ना, उसमें कोई लाइसेंस की तो जरूरत होती नहीं है। तो अब मेरी मोबाइल की दुकान है तो वैसे तो मेरा धड़का लगा रहेगा। अब एक मेरी मोबाइल की दुकान है बहुत ही सिक्योर्ड एरिया में, लाहौर में, मॉडल टाउन में, ठीक है। और दूसरी जो मेरी मोबाइल की दुकान है, लेट्स से कि वो बहुत ही कोई मुझे लाहौर का पता नहीं है कि सबसे डेंजरस एरिया कौन सा। कराची का तो मैं आपको बता सकती हूँ, जो कराची वाले ज्यादा रिलेट कर सकेंगे, चले कराची पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरी जो है लाहौर के फिर भी हालात बेहतर हैं जी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। तो कराची पर आ जाते हैं, कराची का ज्यादा अच्छा मेरे पास एग्जांपल है। तो मेरी एक मोबाइल की दुकान है लेट्स से क्लिफ्टन डिफेंस एरिया में, ठीक है। वहां पे भी ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन कम है। काइंडली माइक ऑफ कर दें, किसका ऑन है? ठीक है जी। डीएचए में मेरा, डिफेंस में मेरा एक मेरी एक मोबाइल की दुकान है, और दूसरी मोबाइल की दुकान है मेरी लेट्स से लियारी में, ठीक है। यार किसका ऑन हुआ है ये? जय कुमार साहब प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। आपका बार बार ऑन हो रहा है, काइंडली इसको ऑफ ही रखिएगा, ठीक है। चले जी। तो एक मेरी दुकान है डिफेंस में मोबाइल की, और उसी तरह की बिल्कुल दुकान है मेरी लियारी में। अब आप मुझे एक बात बताइए, वहां का जो दोनों दुकानों के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, अब मैं उनकी कैसे परफॉर्मेंस जज करूंगी? अब लेट्स से लियारी में हर दूसरे हफ्ते मेरी दुकान पे पड़ जाती है, चोरी हो जाती है चीजें, तो मैं क्या कहूंगी? मेरा सिक्योरिटी गार्ड वहां का फारिग है, मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां का, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, विल आई बी एबल टू से दैट? नहीं ना। तो काफी ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व। हर डिपार्टमेंट का, हर एरिया ऑफ एक्टिविटी की डिफरेंट, आप समझे कि माइंडसेट होता है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जब तक चोरी होगी नहीं तब तक वो सिक्योरिटी गार्ड, मतलब उसकी परफॉर्मेंस का कैसे? अब डीएचए वाला आराम से पूरा दिन बैठा रहता है, सोया रहता है, राइट? तो हम कहेंगे ओए होए ये इतना अच्छा सिक्योरिटी गार्ड है, उसके होते हुए एक भी चोरी नहीं हुई, हालांकि वो कुछ काम करता ही नहीं है ना। वो एरिया ऐसा है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं कि उसका हमें जो है वो नजर आ रहा है, उसका आउटपुट जो है वो वट एवर द केसेस, राइट। ऑन द अदर हैंड जो दिहाड़ी वाला सिक्योरिटी गार्ड है वो बेचारा जो है वो अपनी किस्मत को कोसता है कि मैं यहाँ पे क्यों लग गया, मुजाहिदीन जो है वो डांट पड़ती रहती है ना। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया। द पॉइंट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, जितना इट माइट फील। कि हम ये देख ले कैसे जी फलानी दुकान से तो हमें इतना कमाई हुई है, उस दुकान से हमें इतनी कमाई हुई है, तो भाई जो कम वाली कमाई है वो इसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उस दुकान को बंद कर दिया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें बहुत सारी चीजों को फैक्टर में, मतलब उसको कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, अभी हमारे उसमें ये नहीं है कि भाई क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंस मेजर करनी, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि जी परफॉर्मेंस मेजरमेंट की किस तरह से जाती है। तो पहला हमारे पास जो एरिया है जज करने का, वो हम ये देख सकते हैं कि भाई अब लेट्स से कि मेरे 3 दुकानें मेरी, ठीक है, 3 दुकानें हैं। तो उन तीनों दुकानों की सेपरेटली कॉस्ट इनकर्ड क्या क्या है, ठीक है। मैं देख लूं कि शॉप 1 की टोटल खर्चा कितना है, शॉप 2 का टोटल खर्चा कितना आ रहा है, बिजली, पानी, गैस, लेबर, मतलब जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी पेमेंट, वैसे खर्चा जो मटीरियल शटीरियल पे माल शाल आप खरीद रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। शॉप 3 का टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितना है, रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, राइट? बात समझ आ रही है? तो अगर तो हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, तो वो शॉप्स कहलाएंगी आपकी कॉस्ट सेंटर्स। बात समझ आई? तो ये हम कहेंगे कि वो डिपार्टमेंट, वो आइटम जो है विल बी कॉल्ड अ कॉस्ट सेंटर। जी जनाब, बात समझ आ रही है? तो अगर आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये बेसिस है हमारा, ठीक है, कि अगर हम अपनी दुकानों की परफॉर्मेंस जो है, यानी क्राइटेरिया टू जज कॉस्ट, एग्जैक्टली, अगर हमारा क्राइटेरिया टू मेजर द परफॉर्मेंस या जज द परफॉर्मेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कि भाई जिस शॉप की सबसे कम कॉस्ट होगी वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी, तो वो हम क्या कहेंगे कि इस सिनेरियो में जो हमारी तीनों दुकानें हैं, दे विल बी कॉल्ड योर कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है। दे विल बी कॉल्ड योर कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है।
अब इतनी बात मैं यहाँ पे इट इज वेल एग्जैक्टली, फिर हम शॉप्स को क्या कहेंगे, शॉप्स विल बी कॉल्ड आर कॉस्ट सेंटर्स इन दिस सिनेरियो, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज वर्थ मेंशनिंग, देखें हर डिपार्टमेंट आपका रेवेन्यू तो अर्न नहीं करता, है ना, हर डिपार्टमेंट आपका रेवेन्यू अर्न नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल एक मैन यूनिलीवर समझ लें, ठीक है, यूनिलीवर में अब आपको इस बात का आई होप आइडिया होगा कि देयर विल बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदता है ना, फिर दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, ये बहुत हाई लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, लो लेवल पे अगर आप माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो इससे भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, और तीसरा हमारा होगा सेल्स डिपार्टमेंट, है ना, इन तीनों को हम। अब मुझे बात बताइए जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, क्या वो कोई इन इट सेल्फ क्या कोई वो रेवेन्यू अर्न करके आपको दे रहा है? नहीं, है ना, उसमें सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ कॉस्ट खर्चे इनकर होता जा रहा है। परचेजिंग डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरीज हो गई, उनका जो एरिया है अगर वो किसी और जगह पे लोकेटेड है उसका रेंट हो गया, और बहुत सारी चीजें, राइट, यहाँ तक बात क्लियर है। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, इन इट सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इज नॉट अर्निंग एनी रेवेन्यू, वो कोई चीज मतलब उसके हाथ में कोई पैसा, हाँ ऑन दी अदर हैंड हम सेल्स डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि हाँ भाई सेल्स डिपार्टमेंट में आपके जो सेल्स ऑफिसर्स है वो जी उनके पास वो सेल भी कर रहे हैं और वो उनका खर्चे भी हो रहे हैं, कॉस्ट भी इनकर हो रही है और वो रेवेन्यू भी अर्न कर रहा है, इज दैट क्लियर? तो ये चीज वर्थ मेंशनिंग यहाँ पे थी। जब हम कॉस्ट की बेसिस पे बात करेंगे तो कॉस्ट आपको हर डिपार्टमेंट में इनकर नजर होती हुई नजर आएगी, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस इन इस सेंस में आपने मेजर की। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है परफॉर्मेंस मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू या सेल्स जनरेटेड या अर्न, ठीक है, इसमें हम अगर उसको कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, अब वापस से तीन दुकानों पर आते हैं, मेरे पास तीन शॉप्स है, पहले बेसिस पे मैंने इनकी परफॉर्मेंस मेजर की ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इंकर्ड, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट की सेविंग की होगी मैं कहूंगी उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है, राइट। दूसरा मेरे पास बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, ये ऑल्टरनेट है बेसिकली, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा मेरा है कि मैं इन तीनों शॉप्स की मैं देखूंगी सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसने मुझे अर्न करके दिया, ठीक है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसने अर्न करके दिया, तो उस केस में मेरी शॉप्स जो है वो क्या कहलाएंगी, दे विल बी कॉल्ड माई रेवेन्यू सेंटर्स, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट उस केस में अप्रोप्रिएट है, 11:45 तक है, चले ठीक है, बस लेट मी वाइंड इट अप, ठीक है, ये उस केस में अप्रोप्रिएट है जब आपके पास ये सारे जो है वो रेवेन्यू सेंटर्स हों, तो फिर ये आप अच्छे तरीके से उसको जज कर सकते हैं, ठीक है, कि शॉप्स तीनों की तीनों जो है वो मुझे रेवेन्यू अर्न करके दे रही है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा अगर आप देखें बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मैं ये देखूं कि भाई मुझे तीनों शॉप्स में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन अर्न करके दे रहा है, प्रॉफिट क्या है, सेल्स माइनस और कॉस्ट, है ना, तो सेल्स माइनस कॉस्ट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे अर्न करके कौन सी शॉप दे रही है, तो उस केस में द शॉप्स विल बी कॉल्ड कि भाई हमारी ये शॉप्स जो है ना वो हम कहेंगे कि ये इन दिस सिनेरियो दीज आर कॉल्ड योर प्रॉफिट सेंटर्स, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि भाई कौन सी शॉप से हमें प्रॉफिट, मुझे रेवेन्यू इन इटसेल्फ से कोई मसला नहीं है, मैं कंसिडर नहीं कर रही, मैं सारी कॉस्ट को कंसिडर, मुझे बस ये बताओ सबसे ज्यादा मुनाफे बख्श कौन सी शॉप है। अब वो भले किसी डेंजरस तरीन एरिया में लोकेटेड हो सकता है, जो सबसे जो है वो लोकेलिटी अजीब सी लोकेलिटी में शॉप लोकेटेड है, उसमें हो सकता है कि जी प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो मेरा, है ना, तो मैं परफॉर्मेंस उसकी सबसे बेहतरीन है, तो फिर मैं क्यों उसको करूंगी, बंद तो नहीं करूंगी ना उसको, है ना। तो ये आपके पास तीन तरीके हैं चीजों को देखने के। अब इसमें यहीं तक इसको फिर अभी रखते हैं, ठीक है, बस एक छोटी सी बात है वो जरा इसको देख लेते हैं। आ, सारी के सारी अगर हम ये देखें ना, सारे के सारे ऑल प्रॉफिट सेंटर्स आर रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेंटर्स एज वेल, but not all revenue and cost are profit centers। क्या मतलब हुआ इस बात का,
अब मेरी बात एक गौर से सुनिएगा। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल वही परचेजिंग डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है। बस एक छोटी सी एग्जांपल है, उसको फिर हम आगे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब एक मैं परचेजिंग डिपार्टमेंट को देख रही हूँ। परचेजिंग डिपार्टमेंट से आप आई होप समझ में आती है कि वो डिपार्टमेंट है जो कि सप्लायर से इन टच होता है और फिर वो माल खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको आगे फैक्ट्री में भेजने के लिए, राइट। तो वो परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम सिर्फ यही है कि वो चीजों को खरीदेगा, ठीक है। देखेगा कि जी कौन सा जो है वो सप्लायर जो हमें सबसे कम प्राइस दे रहा है, तो हम उससे कांटेक्ट करेंगे, उससे चीजें खरीदेंगे, कितना खरीदना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उस पर, सारी आपकी जितनी डिमांड सप्लाई वगैरह जो भी है, ठीक है। तो सारा काम कौन कर रहा है? परचेजिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। अब मुझे बात बताइए, परचेजिंग डिपार्टमेंट इज योर कॉस्ट सेंटर ओनली, है ना। परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ कॉस्ट ही इंकर कर रहा है, यस और नो। उसका कोई रेवेन्यू शेवेन्यू तो है ही नहीं, वो सिर्फ कॉस्ट ही इंकर कर रहा है। तो क्या आप किसी भी पॉइंट इन टाइम पे कभी भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हुए परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए प्रॉफिट सेंटर का टर्म यूज कर सकते हैं? नहीं, है ना। क्योंकि परचेजिंग डिपार्टमेंट प्रॉफिट तो अर्न ही नहीं कर रहा। प्रॉफिट तो वहां पे अर्न होगा जहां पे कोई सेल्स या इनकम भी हो रही है, यस और नो। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए द ओनली क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या रहता है? वो रहता है आपका कॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो जितने भी प्रॉफिट सेंटर, अगर कोई जैसा शॉप है, अब कोई शॉप्स है, शॉप को हम देख रहे हैं, तो एक शॉप जो है वो आपका प्रॉफिट सेंटर भी है, ठीक है। तो अगर कोई चीज प्रॉफिट सेंटर क्लासिफाई हो सकती है ना, तो इसका मतलब है कि उसमें रेवेन्यू भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है। यानी कि ऑल प्रॉफिट सेंटर्स आर बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेंटर्स एज वेल। ऐसी बात है, प्रॉफिट सेंटर अगर कोई चीज प्रॉफिट सेंटर क्लासिफाई होती है तो उसका मतलब है उसमें सेल्स भी इन्वॉल्व हो रही है, उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है। तो इंडिविजुअली इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू सेंटर और एज अ कॉस्ट सेंटर एज वेल, राइट। लेकिन सारे कॉस्ट रेवेन्यू सेंटर जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट सेंटर्स भी, जरूरी नहीं है कि वो जी आपका जो है वो भी कमा के दे रहे हो, क्या कहते हैं, प्रॉफिट भी, मुनाफा भी कमा के दे रहे हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है, नथिंग टेक्निकल अबाउट इट, इस पर ज्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। यही तक रखते हैं क्लास को। जरा जल्दी से अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए जो आप लोगों ने जो हाईएस्ट कॉस्ट रेवेन्यू जनरेट करा उसको कंसिडर कर, सबको बचे। अरसलान, हम यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स को मेजर, अच्छा ये आप जो कह रहे हो ना कि कंसिडर किसको करना है, परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं हम। हमने अपना बेसिस सेट किया कि हमारा बेसिस है रेवेन्यू, कि मैं रेवेन्यू के बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे जितने रेवेन्यू सेंटर्स होंगे मैं उनको कंसिडर करूंगी और उन पे मैं अप्लाई करूंगी कि अच्छा जी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी है, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गया। चलें जी, क्वेश्चंस। अच्छा जी, हमने पढ़ा था कि कॉस्ट में एक्सपेंस तब माना जाता है जब वो एक्चुअली हो जाए। कॉस्ट में एक्सपेंस, तो मैम फिर कॉस्ट में जो हम एसोसिएट बनाते हैं उसमें हम अज्यूम करेंगे कि ऑल एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड, अज्यूमिंग देयर इज नो रूल एक्सपेंस। मोहसिन अगर आप माइक ऑन करके पूछ लो सवाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे अस्सलाम थ्योरी वालेकुम। आ सकती है, ठीक है। जी जी, ये मैम हमने वो डिफरेंशिएट किया था एक्सपेंस और कॉस्ट में। तो उसमें बिल्कुल। आपने एक पॉइंट बताया था कि कॉस्ट में जो है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस बुक करते हैं और अक्रूअल लाइबिलिटी भी कर लेते हैं, मगर वो जो कॉस्ट है उसमें हम एक्चुअली इनकर्ड को एक्सपेंस मानते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, कॉस्ट के अंदर आप कह रहे हो ना एक्चुअली इंकर्ड। पहली बात तो ये कि हम कॉस्ट के अंदर ये नहीं कहते वट एवर अमाउंट इज पेड इज कॉस्ट, और कोई पेएबल है तो वो कॉस्ट नहीं है। बात क्लियर हुई? इंकर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो पेड है। इंकर्ड का मतलब है कि आपने वो कॉस्ट जो है वो बेयर कर ली, ठीक है। यानी कि आपने उसको अपने पास कह दिया कि अब ये मेरे खाते में आ गई, मैं आज के दिन पे कर रही हूँ, नहीं पे करी, दैट्स अनदर स्टोरी। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इट्स इंकर्ड नॉट पेड। तो जितना भी आपने कॉस्ट इंकर किया है, अगर तो वो कॉस्ट के दो उसमें फॉल करता है, दो नहीं सॉरी, कॉस्ट की उसमें एम्बिट में फॉल करता है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट, ठीक है। और अगर वो एक्सपेंस के एम्बिट में फॉल करता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। पे है, पेड है या पेबल है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट। अच्छा जी, एक सेकेंड।
एक और सवाल बीच में रह गया। परपेचुअल उस वक्त होगा जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू स्टॉक कार्ड से लेंगे, मतलब परपेचुअल होगा तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू स्टॉक कार्ड से लेंगे, ठीक है। मतलब एंटिटी की पॉलिसी है परपेचुअल यूज करना, तो सीओजीएस बनाते हुए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स वो है, सॉरी एसओसीआई बनाते हुए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आएगी या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर अगर आपको लेनी होगी तो वो स्टॉक लेजर कार्ड से लेंगे। सीसीजी कब अवेलेबल होगा? प्रॉफिट सेंटर की कोई एग्जांपल? प्रॉफिट सेंटर वही शॉप्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ 3 शॉप्स हैं, तीनों शॉप्स मेरी प्रॉफिट सेंटर्स भी हैं, रेवेन्यू सेंटर्स भी हैं, कॉस्ट सेंटर्स भी हैं। जी बाय डिफॉल्ट ये भी हम कल देखेंगे उम्मे हबीबा, ये हमने अब कल देखना है कि जी पीरियोडिक करना है फॉलो, परपेचुअल फॉलो करना है, इंशाल्लाह कल होगा स्टार्ट। हम्म। हाँ हाँ देखो क्या नाम है आपका, सना। सीन ये है, तीनों शॉप्स को मैं 3 तरीके से परफॉर्मेंस उनकी एनालाइज कर सकती हूँ, ठीक है। हो सकता है एक बेसिस के हिसाब से अगर मैं कॉस्ट देखूं तो शॉप नंबर 1 मेरी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली हो, अगर मैं दूसरे बेसिस से करूं तो हो सकता है कोई दूसरी शॉप सबसे बेहतरीन। इसीलिए तो मैं आपको ये पॉइंट ये है समझाने का कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तीनों शॉप्स को एनालाइज करूं तो हो सकता है शॉप नंबर 1 मेरी सबसे कम कॉस्ट इनकर करती हो, लेकिन जब मैं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर परफॉर्मेंस मेजर करूं तो हो सकता है शॉप नंबर 3 सबसे बेहतरीन रेवेन्यू जनरेटिंग हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ये था, ये सारे तीनों ऑल्टरनेट्स हैं, ठीक है। बल इनफैक्ट चारों इन्वेस्टमेंट सेंटर भी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अ प्रॉफिट सेंटर इन विच द सेंटर मैनेजर हैज अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर हिज डिविजन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका आप थोड़ा इसको ये भी बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये भी हमारा एक जो है वो, हाँ सना होगी बात क्लियर। मैं आपका क्वेश्चन रीड करती हूँ। मैम अगर 3 शॉप्स में कॉस्ट इनकर हो रही है लेकिन एक में सबसे ज्यादा हो रही है तो तीनों को कॉस्ट सेंटर बोलेंगे, बिल्कुल। अगर आपने बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट अगर आपने सिलेक्ट किया जी कॉस्ट है तो तीनों कॉस्ट सेंटर्स होंगे। तो बेसिकली सारी चीजें आपकी, हर मेरा नहीं ख्याल किसी भी एंटिटी में कोई डिपार्टमेंट या कोई चीज जो है वो कॉस्ट सेंटर ना हो, हर चीज कॉस्ट सेंटर होती है, कॉस्ट तो इनकर हो रही होती है, लेकिन हर चीज रेवेन्यू सेंटर नहीं हो सकती। हर चीज जरूरी नहीं है हर डिपार्टमेंट रेवेन्यू अर्न कर रहा हो। जी बिल्कुल, कॉस्ट सबसे जो कम होगी वो बेस्ट है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा जिसका होगा वो बेस्ट होगा, और जो प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा वो बेस्ट होगा। चलें जी, और इसके अलावा कोई सवाल? वैसे फॉलो, यही तो मैं आपको बता रही हूँ, ये बिजनेस की बता हुआ है, पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मैनेजर हूँ मैं मैनेजमेंट में हूँ और मैंने ये देखना है कि जी परफॉर्मेंस किसकी, तो मैं डिफरेंट तरीकों से देख सकती हूँ। ये कोई रूल नहीं हम पढ़ रहे, कोई हम लॉ नहीं पढ़ रहे, ये सिर्फ एक तरीका है चीजों को देखने का। तो ये जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था ना कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट एज वेल, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल, इट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल। तो उसी तरह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक जो दुकान है, इट कैन बी अ cost center as well, it can be a revenue center as well, it can be a profit center as well. There are different ways of looking at it, ठीक है। ये बस यहीं तक इसकी डिस्कशन है, इसका सिर्फ यही है, सिर्फ कॉस्ट या रेवेन्यू या प्रॉफिट, 3 चीजें है ना। चले जी, मेरे ख्याल से आप लोगों की अगली क्लास का टाइम हो गया। अगर तो आप लोगों का किसी का सवाल रह गया ना तो काइंडली उसको नोट डाउन कर लीजिए और मेरे से कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कल आप लोगों ने मुझे याद कराना है कि मैंने आप लोगों से थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करनी है। आई कैप बुक से जहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा मैं आपको बता दूंगी। जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू की पहली क्लास में बताया था कि वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो डेफिनेशंस हैं वो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट पेज 81 पे से हमने रेफर की थी। पूरा नहीं रेफर किया था क्योंकि वो वॉइस का इशू आ रहा था, लेकिन आप लोगों को मैंने हिंट दे दी थी कि वहां पे भी डेफिनेशंस मौजूद हैं, और पैक का क्वेश्चन बैंक तो मैं आपके सामने खोल ही रही हूँ। ठीक है जनाब, क्वेश्चन अगर रह गए तो काइंडली नोट देम डाउन, भूल ना जाए। मुझसे या तो ग्रुप पे पूछ लें या फिर कल इंशाल्लाह क्लास में, ठीक है। यही तक रखते हैं आज की क्लास को। कल इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग कैश फ्लोज इन प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट फ्लोज इन प्रोडक्शन,
और दूसरा हम इंशाल्लाह मटेरियल्स का चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने फ्लोज इन प्रोडक्शन देखना है, थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगी, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे मटेरियल के ऊपर। उसमें हल्की फुल्की पहले डिस्कशन होगी परपेचुअल पीरियोडिक फीफो एफओ की, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ईओक्यू के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।